हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। और इसमें हमारे जो एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 जो है उसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन जो है हमारे पेपर नंबर 1 में आते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगर आप उसके थोड़े से भी अगर उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना, आपको कोई अलग से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। तो ये जो क्वेश्चन है केवल उनकी आपको थ्योरी पता है होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और इस क्वेश्चन को करने से पहले, इन क्वेश्चन को करने से पहले जो इंडियन पॉलिटी की जो थ्योरी है वो हमको पता होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट, साथ में ये है कि हम लोग जो यूजीसी नेट का ऑनलाइन का पेपर नंबर 1 जो है, स्पेशली जो हमारी वेबसाइट पर www.bsiacademy.in पर है, उस पर बना हुआ है पिछले 1 महीने से। उसमें काफी लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 300 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। तो उसके अलावा और भी लेक्चर्स है वो हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो आप जाके वहां पे फ्री टाइम लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा बहुत से लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स में अनअकैडमी पे बना चुका हूं। तो आप उन अनअकैडमी पर उसकी वेबसाइट पर जाकर उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 कोर्सेज में क्रिएट कर चुका हूं, 10 to 11 कोर्सेज क्रिएट कर चुका हूं। उन सभी के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको आप लिंक को क्लिक करिए और वहां पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके आप उनको सुन सकते हैं। ओके, तो चलिए आप एक एक करके हम जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी जो जुडिशरी है, जो हमारे 3 स्तंभ माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी, ये तीनों को आपस में सेपरेट रखा गया है। ना तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के कार्य में कोई दखल देगा, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी के कार्य में कोई दखल नहीं देंगे। तो जुडिशरी को अलग करने वाला यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अनुच्छेद नंबर 50 जो है भारतीय संविधान का, वो पार्लियामेंट की, जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव्स की जो इनकी अपनी पावर है, इनकी अपनी जो शक्तियां हैं, इनको अलग करती हैं। और कोई भी इन तीनों में से एक दूसरी की शक्ति के साथ कोई भी हेरफेर नहीं करेगा या फिर इनके कार्य में दखल नहीं देगा। तो ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है। अब पंचायती राज हैज रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान जो है उसमें पंचायती राज जो था सबसे पहले नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज को कोई स्थान नहीं दिया गया था, परंतु कुछ समय बाद सन 1992 में एक बिल पास हुआ जिसे 73वां संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। और इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमारे देश के अंदर सभी राज्यों के जो गांव हैं उनमें पंचायती राज व्यवस्था की जाएगी, ऐसा बोला गया, इस बिल में पास हुआ। तो इस बिल के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर सभी राज्यों के सभी गांवों में पंचायती राज की व्यवस्था की प्रणाली होगी, ऐसा ये बिल पास हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा बिल पास हुआ था? तो इट वाज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो पंचायती राज हैज रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस याद रखिएगा, ओरिजिनल बिल में जब हमारा संविधान बना था उसमें पंचायती राज के बारे में कोई भी विवरण नहीं था, परंतु 73rd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद इसको आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243 के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट जोड़े गए हैं जो केवल और केवल पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। ओके, सो पंचायती राज हैज रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन 1951। ओके, यानी सबसे पहले स्वतंत्र भारत में हमारे यहां पर आम चुनाव किए गए थे 1951 में। प्लीज याद रखिएगा, 1951 में हमारे यहां पर सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। हमारा देश जो था वो आजाद हुआ था 1947 में। हमारा जो अपना खुद का संविधान था 26 जनवरी 1950 को एक तरह से हमें उसमें घोषित कर दिया गया था, संविधान घोषित कर दिया गया था हमारा। तो उसी के बाद हमारे 1951 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट,
a house of parliament can declare the seat of a member vacant if he or she remains absent without any permission for a period of 60 days। यानी अगर कोई मेंबर, भारतीय जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा के, अगर वो बिना बताए या बिना परमिशन से किसी भी दिन तक या 60 दिन तक कोई भी अपनी जो भी उनका जो जो उनका कार्यभार है या अपनी ऑफिस में नहीं आते हैं या पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, तो उनको उस पोजीशन से हटना पड़ेगा, ऐसा इसमें बोला गया है। सो अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वैकेंट। ओके, यानी उनकी जो सीट है वो खाली समझी जाएगी। यानी ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट इफ शी और ही रिमेन एब्सेंट। यानी अगर वो अपनी पोजीशन से, अगर वो उनके पास पार्लियामेंट में नहीं आते हैं 60 दिन तक, तो ऐसा माना जाएगा कि उनकी जो सीट है वो खाली समझी जाए। तो ऐसा कब तक किया जाना चाहिए? 60 डेज तक। यानी अगर 60 दिन तक वो अवेलेबल नहीं होते हैं, एब्सेंट रहते हैं अपनी पोजीशन से, एब्सेंट रहते हैं अपने समय उसमें क्या कहते हैं पोजीशन से, तो उनकी सीट को खाली माना जाए, ऐसा बोला गया है। सो अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वैकेंट इफ ही और शी रिमेन्स एब्सेंट विदाउट एनी परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको प्लीज आप मेंशन रखिएगा। द वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मैक्सिमम पीरियड फॉर 6 months इन केस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमारे देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनको भारत के राष्ट्रपति का, एक तरह से भारत के राष्ट्रपति के जो ऑफिस है उसका कार्यकाल दिया जाएगा, उसका कार्यभार दिया जाएगा, और वो कार्यभार उनको कम से कम या फिर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक दिया जा सकता है। उसके बाद, उससे पहले चुनाव होगा राष्ट्रपति का और एक नया राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। ओके, तो द वाइस प्रेसिडेंट कैन अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मैक्सिमम पीरियड फॉर अ मंथ ऑफ 6 months इन केस ऑफ द सडन डेथ ऑफ our प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। ओके, सो अगर किसी भी वजह से राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो खाली रहती है बिकॉज ऑफ अनसर्टेन डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तो ऐसे केस में जो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको राष्ट्रपति का कार्यभार दे दिया जाएगा। ऐसा केवल 6 महीने तक हो सकता है। इन 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है और नए राष्ट्रपति को चुनना भी अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी हमारी जो मौलिक बोला जाए दायित्व जो है, जो हमारे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 10 थी। 11th ड्यूटी को ईयर 2002 में जोड़ा गया और अब जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उनकी संख्या 11 हो चुकी है। मौलिक कर्तव्यों को हमारे अनुच्छेद नंबर 51A के अंतर्गत रखा गया है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारी अपनी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को हमें जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं जो हमारी मौलिक अधिकार की जो कर्तव्य है उनको जोड़ा गया है। वही 11वीं ड्यूटी यानी 11वां जो कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है। तो ये 11वां कर्तव्य कौन सा था? राइट टू एजुकेशन, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है। ओके, राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार भी है और 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है ये है कि जो भी कोई हमारा भारतीय नागरिक है वो अपने जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, उसका ऐसा दायित्व है। ओके, और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे तो मौलिक अधिकार का कोई भी एक तरह से बोला जाए कोई पहलू नहीं है। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट, आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कैसा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर जो 129 है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
बोलता है, बताता है। इसके ऊपर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्लीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये मैं पहले बता चुका हूं, बट इसके अंदर एक पॉइंट और रह गया था कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। तो पंचायती राज को जब जोड़ा गया था, तो यानी हर राज्य के अंदर अपनी गांव की पंचायती राज होगी, तो उसके अंतर्गत एक हमारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल को जोड़ा गया था। तो अब एक्चुअली में हमारी 12 अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। सो द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड द 11th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 और इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो मैं आपसे बता रहा था कि जो हमारा जो मॉड्यूल है, ऑनलाइन मॉड्यूल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो मेंशन है, राइट हैंड साइड पे जो मेंशन है वेबसाइट। ओके, और इसके अलावा अनअकैडमी पे मैं ऑलमोस्ट 10 to 11 कोर्सेज बना चुका हूं। आप उनके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो लिंक्स हैं वो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। ओके, तो जो भी आपको हमसे कांटेक्ट करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी जो परेशानी है उससे अपनी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।